प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आइए आज की कक्षा में हमारा अधिगम होगा व्याकरण बोध कक्षा 9वीं से पाठ 7 विराम चिन्ह और समझेंगे भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। इस प्रकार का रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। अब विराम चिन्ह की परिभाषा समझते हैं। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से वक्ता के अभिप्राय में अधिक स्पष्टता का बोध होता है। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एक वाक्य जिस पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है पर वह अनुचित है, तो देखिए क्या अर्थ प्रकट होगा। कल रात एक युवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। उक्त वाक्य में अल्पविराम नाम का चिन्ह ऐसे अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है कि जहां हम पाठन करते समय ठहरेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे फिर समझें। कल रात एक युवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते सिर पर, अल्पविराम के बाद जो वाक्य रुका है, पैरों में मोजे और सिर पर जूते, यह वाक्य अनर्थ की ओर जा रहा है। टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। अब आपने मुंह में छड़ी दिला दी और सिगार और कुत्ते को पीछे लगा दिया। इस प्रकार सारा वाक्य अनर्थ में परिवर्तित हो गया। आइए अब हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हैं। यथा, कल रात एक नवयुवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। यहाँ अल्पविराम का उचित प्रयोग होने से वाक्य भी सुस्पष्ट और अर्थपूर्ण हो गया। अतः चिन्हों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर ही करना चाहिए। अतः हम पाते हैं कि विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। इसके लिए अन्य उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। जैसे, थानेदार ने सिपाही लिखकर भेजा संदेश, या थानेदार ने सिपाही को लिखकर भेजा संदेश कि चोर को पकड़ना है, लेकिन सिपाही ने चोर को जाने दिया। इसका कारण थानेदार ने जानना चाहा, तो सिपाही ने थानेदार द्वारा लिखा पर्चा उन्हें ही दिखाया। थानेदार ने पढ़ा तो उन्हें अपनी त्रुटि का भान हुआ। दरअसल पर्चे में लिखा था, चोर को पकड़ो मत, जाने दो। अब आपने भी पढ़कर समझ लिया होगा कि एक अल्पविराम की त्रुटि ने कितना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। थानेदार को लिखना चाहिए था कि चोर को पकड़ो मत, जाने दो। 19वीं शताब्दी
के पूर्वार्ध तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों के रूप में 1 पाई 2 पाई का प्रयोग होता था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी ने स्थापित करवाई थी, के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी और हिंदी के बहुत से विराम चिन्हों का उपयोगिता अनुसार आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी में विरामादि चिन्हों का व्यवस्थित प्रयोग होने लगा और आज हिंदी व्याकरण में उन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम चिन्ह, आपके सामने चिन्ह का नाम लिखा है और सामने चिन्ह बना हुआ है। अर्ध विराम चिन्ह, एक अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु है, इस प्रकार का चिन्ह यदि भाषा वाक्य में कहीं प्रयोग में आता है सो उसे अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम का चिन्ह, जहाँ कुछ क्षणों के लिए विराम देना होता है वहाँ अल्प विराम आता है। जहाँ वाक्य में प्रश्न उत्पन्न होता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ आश्चर्य उत्पन्न हो, ऐसे स्थान पर वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण या अवतरण, ये विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जहाँ वाक्य में दोहरे अल्प विराम जो कि वाक्य या शब्द के ऊपर विशेष तौर पर लगाए गए हैं उन्हें उद्धरण कहते हैं। यदि ये एकल होते हैं तो उन्हें अवतरण भी कहते हैं। निर्देशानुसार या रेखिका चिन्ह, एक रेखा खींच के 2 शब्दों या वाक्यों के मध्य कोई निर्देश स्पष्ट किया जाता है। इसी प्रकार का विवरण का चिन्ह 2 विसर्ग के बाद एक छोटा डंडा खींचकर और विवरण देने के लिए प्रस्तावित किया जाता है चिन्ह। ये अपूर्ण विराम चिन्ह, इसमें 2 बिंदु हैं। योजक विराम चिन्ह, यह भी एक डैश है, 2 शब्दों के मध्य में आती है। कोष्टक छोटा, इसका प्रयोग भाषा में बहुतायत होता है। कोष्टक बड़ा, कोष्टक मझला, इसका प्रयोग गणित में बहुतायत होता है। लाघव चिन्ह, जब किसी बात को हमें संक्षिप्त में कहना है, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप हमें बनाना है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उन्मूलक चिन्ह, बात करते समय कभी कभी कुछ शब्द गायब कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं, या वह व्यक्ति के लिए अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं कि आप स्व विचार करिए कि आगे क्या हो सकता है। उन स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रतिशत का चिन्ह, जो कि गणित में बहुतायत प्रयोग होता है, भाषा में भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। समानता सूचक चिन्ह, जहाँ बराबरी की बात आती है तो वहाँ समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह, कहीं कोई विशेष स्पष्ट शब्द में विशेषता दर्शाई जाती है, कोई खास शब्द है या खास वाक्य है, तो वाक्य के सिराने पर आगे या पीछे एक सितारा जैसा चिन्ह बना देते हैं, जो वाक्य को विशेषण के रूप में बदल देता है। हंसपाद या त्रुटि बोधक, कभी कभी हम वाक्य लिखते समय कोई शब्द विशेष या वाक्य विशेष त्रुटिवश भूल जाते हैं, तब हम जिस स्थान पर उस वाक्य को भूले हैं उस स्थान पर इस प्रकार का चिन्ह अंकित करके और ऊपर की ओर वह वाक्य शब्द लिख देते हैं या नीचे को लिख देते हैं, जिससे पढ़ने वाला उस अलग से लिखे गए वाक्य को उसी स्थान पर पढ़ते हुए और वाक्य को पूर्ण रूप से समझ लेता है। विराम चिन्हों का प्रयोग,
नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा में निम्न प्रकार से किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। जहाँ कोई वाक्य या बात पूर्ण होती है वहाँ ये चिन्ह लगाकर और पूर्णतः ठहर जाते हैं, कथन आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी वाक्य में कई बार एक ठहराव आता है जो वाक्य को अलग अलग खंडों में बांटता है, वहाँ भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर या स्थितियों में होता है। प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, गीता खेलती है, बालक लिखता है। ये तीनों वाक्य अलग अलग अर्थ के द्योतक हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, पर कुछ शब्दों के या पदों के बाद एक अर्थ पूर्ण होता है, वाक्य पूर्ण होता है, तो वहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यहाँ बात खत्म हुई, आगे गीता खेलती है। दूसरी बात भी खत्म हुई, बालक लिखता है। तीसरी बात भी खत्म हुई। अतः जहाँ वाक्य की अर्थ प्रणाली पूर्ण होती है वहाँ पूर्ण विराम लगा के वाक्य को खत्म कर देते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा बदन, स्फूर्तिमय काया, मदमाते नेत्र, भोली चितवन, चपल अलहड़ गति आदि। प्राचीन भाषा के पद्यों में अर्धाली के पश्चात पूर्ण विराम का प्रयोग होता था। जैसे यह आपको नीचे काव्य पद दिया गया है जिसे हम चौपाई भी कहते हैं। ये चौपाई के 2 पद दिए हैं जिसमें एक अर्धाली मतलब आधा पद पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, जब दूसरा आधा पद पूरा होता है तो 2 पूर्ण विराम लगा देते थे, जिससे ये बोध होता था कि अब पद दोनों हिस्सों का पूर्ण हो चुका है। जैसे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर बीणा शम नहीं अधमाई। यहाँ पर हित सरिस धर्म नहीं भाई आदि बात होती है, पर यह है अपने आप में किसी एक विषय को इंगित करती है। जैसे पर दूसरे के हित जैसा धर्म नहीं है। अब पाप किसे कहेंगे तो दूसरा वाक्य जोड़ा, पर पीणाशम नहीं अधमाई, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना ही पाप है या धर्म है। तो फिर वाक्य दोनों वाक्यों को संतुष्ट करते हुए पूर्ण हो जाता है। अतः पूर्ण संतुष्टि वाक्य होने के कारण यहाँ 2 पाई लगा देते थे, पर वर्तमान में यह पद्धति बदल गई है और पहली पाई के स्थान पर अल्प विराम या अर्ध विराम और वाक्य के पूर्ण होते ही पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग। अर्ध विराम वाक्य संकेत को आप देख सकते हैं। अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु है। अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है। यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग हमने किया है, कम रुके हैं क्योंकि वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जहाँ संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता है, वहाँ अर्ध विराम का द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास रुपये होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में उनमें पार्थक्य प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर अशोक जायसवाल MA-PhD D.Litt, इसके बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है, जो डिग्रियों के महत्व को 2 हिस्सों में प्रतिपादित करते हुए पूर्ण करता है। अब बात करते हैं अल्पविराम की। अल्पविराम का चिन्ह आपको दिख रहा होगा। अल्पविराम का अर्थ है न्यून ठहरना या थोड़ा ठहरना। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरा होता है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है।
इस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सामान्यतः अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जहाँ एक तरह के कई शब्द वाक्यांश या वाक्य के साथ आते हैं तो उनके बीच अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए। अलग अलग संज्ञाएं थीं, इसलिए यहाँ अलग अलग रूप से अल्पविराम लगाकर थोड़ा थोड़ा ठहर कर अलग अलग संज्ञाओं को बोध कराने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया। दूसरी स्थिति, जहाँ भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है। संबंधों के समय जिसे संबोधित किया जाता है उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे वीरेंद्र, तुम यहीं ठहरो। जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है तो उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, मैं कविता करूँगा। परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय ना जा सका क्योंकि अस्वस्थ था। उदाहरण से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम से कहा, आप काम करो। यह, वह, तब, तो और अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है जाओ। बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। यथा 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। यहाँ 2 अक्टूबर के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अंकों को लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 आदि। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चित या निश्चय की स्थिति में किया जाता है। जैसे आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। व्यंग करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। जहां शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न हो तो उस पर या उसके बगल में कोष्ठक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। जिन वाक्यों में प्रश्नवाक्य के रूप में हो उन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मुंबई की राजधानी बताओ। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो। विनय, व्यंग, उपहास आदि के
व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप तो हरिश्चंद्र हैं, हे भगवान दया करो, वाह वाह, फिर साइकिल चलाइए। उदाहरण चिन्हों का प्रयोग। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक गहरे उदाहरण या अवतरण बोली भी कहा जाता है इन्हें, और दूसरे हैं दोहरे, इन्हें उदाहरण कहा जाता है। उदाहरण चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में गहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ा है। जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलग्नता सूचित करनी होती है तो गहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खाना का अर्थ घर होता है। उदाहरण के अंतर्गत कोई दूसरा उदाहरण होने पर गहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा है, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। अब यह वाक्य पूरा ही बहुत महत्वपूर्ण है। निराला जी की कविता बड़ी मार्मिक है, पर कविता का बीच में वह तोड़ती पत्थर शीर्षक का प्रयोग हुआ है, जो भी अपने आप में विशिष्टता रखता है। इस परिस्थिति में उद्धरण का एकल स्वरूप अर्थात अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत या दोहराया जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है, उनका कथन है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। निर्देशक या रेखिका का प्रयोग। किसी विषय, विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक या रेखिका का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना है तब उससे पहले रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। विवरण प्रस्तुत करने के पहले निर्देशक रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जैसे यथा और उदाहरण आदि शब्दों के बाद रेखिका का प्रयोग होता है। यथा संस्कृति की शा ध्वनि फारसी हाक हो जाती है। जैसे असुर का अहुर। वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूं। किसी कविता या वाक्य रचना के अंत में रचनाकार का नाम देने से पूर्व रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे शायद समझ नहीं पायो तुम मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतनी दूर हूँ। ओमकार नाथ वर्मा। संवादों को लिखने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश, क्या तुम स्कूल आओगे? रमेश, हाँ। विवरण चिन्ह का प्रयोग। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण का आरंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान वरदान है अभिशाप, नई कविता। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। किसी वस्तु को सविस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह विराम चिन्ह की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग को भ्रम होता है, फलतः इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग
किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कामायनी, यहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। एक अध्ययन, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो दोनों इस प्रकार के वाक्यों में जो दो बिंदु होते हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं, उन्हें वाक्यों के इस प्रकार लिखे जाने की स्थिति में अपूर्ण विराम कहा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रात दिन, यश अपयश, आना जाना। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य आदि। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता है, जैसे भूखा प्यासा, थका मादा, लूला लंगड़ा आदि। गुणवाचक विशेषण के साथ यदि शा शी का प्रयोग या सहयोग होता है तो उसके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे छोटा सा घर, नन्ही सी बच्ची, बड़ा सा कष्ट। दो प्रथम द्वितीय प्रणार्थक के योग के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे करना करवाना, जीतना जितवाना, पीना पिलवाना, खाना खिलवाना, मरना मारवाना। कोष्टक का प्रयोग। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जब किसी भाव या शब्द का व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे उन दिनों में सेठ जय दयाल हाई स्कूल, इसके बाद छोटा कोष्टक का प्रयोग करके मुख्य वाक्य ले लेंगे। अब इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। मैं हिंदी अध्यापक था। नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे राजा का प्रवेश, पटाक्षेप। किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे काखा 1 2 या 1 2। प्रायः बड़े और मंझले कोष्ठक का प्रयोग गणित के कोष्ठक वाले सवालों को हल करने के लिए किया जाता है। संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग। संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ किया जाता है। आजकल इसे बिंदु के रूप में भी दर्शा देते हैं, जैसे डॉक्टर के लिए डा, प्रोफेसर के लिए प्रोप्राइटर के लिए प्रो, पंडित और पंडित के लिए पा, मास्टर ऑफ आर्ट के लिए एमए और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए पीएचडी आदि। शून्य अधिक स्थान घेरता है, अतः इसके स्थान पर आजकल बिंदु का प्रयोग होने लगा है। लोभ सूचक चिन्ह। जब किसी अवतरण का पूरा उदाहरण ना देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोभ सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सच, सरासर सच, आज देश का हर नेता। इसके बाद कोई खास बात है जो केवल व्यक्ति के बोध या समझ के लिए है तो वहाँ छोड़ दिया जाता है और डैश करके वहाँ है प्रयोग करके जिसमें व्यक्ति खुद अपना अनुमान लगाए और अपने विवेक से समझे। नेताओं की वज्र खालिश डैश 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 से देश का हर नागरिक त्रस्त है। मेरा यदि बस होता तो मैं इन सबको डैश डैश डैश, आगे आप समझ सकते हैं स्वयं। प्रतिशत चिन्हों का प्रयोग 100% के अनुमान में होता है। संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करना होता है उसके आगे प्रतिशत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सभा में 25% स्त्रियां थीं, 30% छूट के साथ पुस्तक की 50 प्रतियां भेज दी। समानता सूचक तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द का अर्थ अथवा भाषा के व्यवहारिक व्याकरणिक विश्लेषण के या में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कृतघ्न बराबर होता है उपकार न मानने वाला, तपधन वन का बराबर होगा तपोवन, पुनादन जन्म का बराबर होगा पुनर्जन्म, क्षिति का बराबर होगा पृथ्वी। अर्थात ये दोनों ही अर्थ में बराबर हैं, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तारकपात चिन्ह का प्रयोग। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो
तो ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर पृष्ठ के अधोभाग में रेखा के नीचे तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण दिया जाता है। जैसे पाद टिप्पणी कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। रामचरितमानस से हमारा तात्पर्य तुलसीदास द्वारा यह विरचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य से है। तो रामचरितमानस 2 जगह आया है और दोनों जगह हमने तारक चिन्ह का प्रयोग किया है, जो उस शब्द की विशिष्टता को दर्शाता है। यहाँ रामचरितमानस विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। त्रुटि चिन्ह अक्षर, पद, पाद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के भाई हैं, यहाँ भरत शब्द त्रुटि से छूट गया है, अतः हम इसे त्रुटि चिन्ह के प्रयोग में पूर्ण करेंगे। यथा राम, फिर त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करके भरत ऊपर लिख दिया कि भाई हैं, और इस प्रकार त्रुटि को हम सुधार पाएंगे। यहाँ आपने जो हिंदी में प्रयुक्त ब्राह्म चिन्ह होते हैं उनको पढ़ा। अब यहाँ प्रकरण समाप्त हुआ। यहाँ बारी है प्रश्न अभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।